आज हम लोग गणित भाग 2 में प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे और उसमें प्रश्न क्रमांक 1 के अ में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले मैं आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से रहता है, आपका क्वेश्चन पेपर का स्वरूप किस तरह से रहेगा उसके बारे में जरा शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ। पहले सबसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 का ए और बी, ये 2 पार्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स। टोटल ऐसे 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको हल करना रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसका स्वरूप देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 के बी में 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको चारों भी प्रश्न हल करने रहेंगे। उसमें भी आपको हर क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स रहेंगे जिसको आपको सॉल्व भी करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स। आगे आपको प्रश्न क्रमांक 2 के ए में 3 में से 2 कृतियां पूर्ण करनी रहेंगी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे, ऐसे टोटल 4 मार्क्स रहेंगे। कृतियां पूर्ण करनी मतलब जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में कुछ दिया रहेगा सवाल, कुछ चीजें दी रहेगी, कुछ चीजें मिसिंग रहेगी जिसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बी में 5 में से 4 उप प्रश्न हल करने रहेंगे जिसके हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 8 मार्क्स। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक 3 के ए में वापस से आपको कृति पूर्ण करनी रहेगी जिसमें 2 कृतियां दी रहेंगी और उसमें से आपको एक कृति पूर्ण करनी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला, कृति पूर्ण करना मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में जैसा रहेगा, कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें मिसिंग रहेगी जिसको आपको भरना है। तो वो करने के लिए भी आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करके ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीजें भरनी है। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा चीजें आपको दी रही रहती हैं, तो हमें एक रफ आइडिया रहता है कि हमें क्या क्या भरना है। तो ये आपके लिए इजी है और इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं वही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मेरी ये आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें ताकि ये मार्क्स आपको आसानी से मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 3 के बी में 4 में से 2 प्रश्न हल करने रहेंगे, हर क्वेश्चन के पीछे 3 मार्क्स रहेगा कि बच्चों टोटल इस तरह से 6 मार्क्स। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4 में 3 में से 2 प्रश्न हल करने रहेंगे, प्रत्येक रहेंगे 4 अंक। ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा जिसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। इसके टोटल मार्क्स रहेंगे 8 मार्क्स। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5, 2 में से 1 उप प्रश्न हल करना रहेगा। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, बट टेक्स्ट बुक के अंदर का रहेगा, थोड़े से नंबर इधर उधर करके भी हो सकता है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसे हमें थोड़ा सा करके एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा एफर्ट डालना है आपको इस सवाल के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन पेपर का टोटल वेटेज रहेगा आपको 40 मार्क्स का और आपको ये करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम, जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रश्न क्रमांक 1 के ए के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बहुपर्यायी प्रश्न है। बहुपर्यायी प्रश्न का अर्थ होता है कि जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक चॉइस, एक जो ए बी सी डी ऐसे 4 विकल्प दिए हैं उसमें से एक विकल्प आपका राइट रहेगा, वो विकल्प आपको चूज करना है जो राइट विकल्प है और उसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप केबीसी देखते रहोगे, केबीसी में कैसे जब अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ए बी सी डी ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक राइट वाला लॉक करते हैं। तो जो राइट अगर चूज किया तो आप जीत जाते हो, नहीं किया तो हार जाते हो। उस तरह से आपका ये प्रश्न भी रहेगा, बहुपर्यायी प्रश्न बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर, ये इस तरह से लिखा रहेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि मैंने बोला ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात डैश होगा। मतलब आपको ये भरना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9:8, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 25:9 और ऑप्शन डी 9:25। अब ये सवाल देख के तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, इसे भी हमें क्या करना पड़ता है, भले ही ये बहुपर्यायी प्रश्न है बट इसे भी हम सॉल्व किए बिना इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट जो हम ये सॉल्व करते हैं इसे आप, इसके पर कोई मार्क्स नहीं रहेगा। आपने भले सॉल्व
रॉन्ग किया है, राइट किया, भले आपने कुछ भी किया है और विकल्प आपने राइट लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन के ऊपर इसमें मार्क्स नहीं है, तो आप ये रफली भी कर सकते हो या क्वेश्चन के नीचे भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि दो समरूप त्रिभुज बोला गया है, तो दो समरूप त्रिभुज का नाम तो नहीं दिया गया हमें, तो हम इसे ले लेंगे त्रिभुज एबीसी, समरूप त्रिभुज डीईएफ। जैसा कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपने इसका क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ा हुआ है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय क्या बोलता है? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। ये क्या है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय है जो हमें यहाँ पर लगाना है, मतलब यहाँ पर फॉलो करना है वो। तो हमने लिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर उनके भुजाओं के अनुपातों का, भुजाओं के वर्गों के अनुपातों का। तो यहाँ पे वर्ग क्या भुजा दी गई है? 3:5, तो 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा? 9। 5 का वर्ग क्या मिला? 25। तो आंसर क्या आ गया? 9:25। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये आंसर है हमारे इसमें, तो हम देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9:25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये दिया गया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 87 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे त्रिभुज समरूप ऑलरेडी दिया गया है, दो कोणों के माप दिए गए, एक कोण का माप पूछ रहा है। जैसे कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि उनके सारे जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? संगत कोण, सर्वांगसम होते हैं, और जो उनकी भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है, दत्ते लिखेंगे। जैसा कि मैंने बोला समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सर्वांगसम कोण डी, कोण बी सर्वांगसम कोण ई, कोण सी सर्वांगसम कोण एफ, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, तीनों के लिए सेम कारण होगा। अभी अगर दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है इसका मतलब उनके माप भी क्या होंगे? समान होंगे। आपको यहाँ पर कोण ए का माप दिया गया है, कितना दिया गया है? 45 डिग्री, तो कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सेम कोण बी और कोण ई का मान बराबर है, आपको यहाँ पर कोण ई का मान दिया गया 87 डिग्री, तो कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा? 87 डिग्री। सिमिलरली अब क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अगर हमें सी का मान अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सी का मान किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा, बट हमें ना यहाँ पर सी का मान पता है, न कोण सी का मान पता है, न कोण एफ का मान पता है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के दो कोणों का माप अगर हमें पता है तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हमें पता है 45 डिग्री है, कोण बी का मान हमें पता है 87 डिग्री है, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इन्हें जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अभी क्या करेंगे? हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो हम 132 डिग्री का क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री माइनस करेंगे तो कोण सी का मान कितना आएगा? 48 डिग्री। अभी हमें देखना है कि क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं 48 डिग्री है क्या? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो आप इसका आंसर लिखोगे ऑप्शन सी 48 डिग्री। इस तरह से आपको ये सॉल्व करके देखना भी पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका सही आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज क्यू आर पी में कोण डी सर्वांगसम कोण क्यू, कोण आर सर्वांगसम कोण ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? ई एफ बटे पी आर बराबर डी एफ बटे क्यू आर, डी बटे पी क्यू बराबर ई एफ बटे क्यू आर, डी बटे आर पी बराबर डी एफ बटे क्यू पी, और चौथा ऑप्शन दिया गया ई एफ बटे आर पी बराबर डी बटे क्यू आर। अभी ये चेक करना है कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कोई एक ही आंसर राइट होगा।
सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे ये, आप जिस तरह से देखेंगे ऑप्शन क्या दिया गया है, भुजाओं को समानुपात में लिखा गया है। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपात में कब होंगी, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो मगर सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या ये त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो किस कसौटी से समरूप है, पहले हमें इस त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। हम त्रिभुज का नाम लेंगे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज QRP में आपको कुछ चीजें दी गई हैं, वो दो चीजों को अप्लाई करना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे लिखेंगे कोण D सम समकोणी दिया गया, नेक्स्ट कोण R सम समकोणी ये भी दिया गया, दो कोण मिल गए आपस में, दो कोणों की जोड़ी समसम हो गई, तो त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज QRP के कोको कसौटी से। दो कोण की जोड़ी समसम है इसलिए कोको कसौटी बन जाएगी। अगर त्रिभुज समरूप हो गया, हमें पता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, या उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हम लिखेंगे DE बटे QR इज इक्वल टू EF बटे RP। अभी हमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, DE बटे QR EF बटे RP, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ये DE बटे QR, सॉरी DE बटे QR EF बटे RP। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे आप, DE बटे QR EF बटे RP, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपको लिखना रहेगा फाइनल आंसर, आंसर डालेंगे और लिखेंगे D EF बटे RP बराबर DE बटे QR। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, बट ये इतना ही लिखने के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया आपको, आकृति में रेख XY समांतर रेख BC, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, हमें ये देखना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर भी, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट रहेगा। सबसे पहले जो आकृति दी गई उसकी तरफ जाते हैं। आकृति में क्या दिया गया आपको, ये इस तरह से आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको दिया गया XY समांतर है BC के। अगर आप देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की जो तीसरी भुज है XY जो है उसको BC के समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपको दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, अब देखोगे जो त्रिभुज को अगर ध्यान से देखते हैं तो जो X और Y है वो AB और AC का मध्य बिंदु है, और उन मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है वो XY है, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते हैं। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है, AX बटे XB इज इक्वल टू AY बटे YC, इस तरह से इक्वल हो जाएगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया, हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन हम लिखेंगे, AX बटे XB AY बटे YC। तो आप देखोगे कि ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, तो आप आंसर में लिखोगे B AX बटे XB बराबर है AY बटे YC के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। सबसे पहले अगर आपको पाइथागोरस का त्रिक चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो जो कर्ण होता है हमें पता है कि वो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे, सबसे पहले अगर इजी तरीके देखना है ट्रिक पहचानने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे 1 5 10 दिया गया है, तो 10 पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन में देखो 2 2 2 ये सेम है तो ये तो नहीं होगा, चौथे ऑप्शन में भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। हमने देखना है कि दूसरा ऑप्शन में है क्या पाइथागोरस का त्रिक। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग करेंगे हम, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। बट ये आपको ध्यान में रखना है, ये पाइथागोरस का ट्रिक है या नहीं ये चेक करना है, ऑलरेडी दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग दो कथन तैयार करेंगे। अभी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल चेक करेंगे, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, 16 9 25। आप जब देखोगे तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, दोनों भी 25 आया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो दैट मीन्स 3 4 5 ये पाइथागोरस का त्रिक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं जो नंबर दिए गए, तो इसका होगा ऑप्शन बी
पाइथागोरस का त्रिक है। अभी आगे के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। अभी आप देखोगे ये ऑप्शंस दिए गए। अभी तो हमने देखा 3 4 5 तो है, 5 12 13 भी हमें पता है, कुछ आइडियाज है हमें कि कुछ नंबर्स होते हैं, 7 24 25 भी हो जाएगा। अब ये जो सेम नंबर है तीनों भी सेम है, तो ये डाउटफुल है कि पाइथागोरस का त्रिक नहीं होगा। तो इसे हम सॉल्व करके देखना है क्या ये सही है, पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं है। बड़ी भुजा का सब सेम है नंबर, तो कोई भी एक नंबर 4 को ले लिया, 4 का वर्ग किया 16, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किया, 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। अभी आप देखो कि क्या बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, हम चेक करेंगे तो नहीं, 16 है और एक 32 है, तो नॉट इक्वल टू है। तो हम आगे लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग इज नॉट इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, इसलिए 4,4,4 पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, तो ए सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज दिया गया है और अगर उसमें दो भुजाओं की लंबाइयां दी गई है तो हमें याद रखना है कि हमें पाइथागोरस का ही प्रमेय इसमें लगाकर इसे सॉल्व करना होगा। ये आपको ये ध्यान में रखना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 64। हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। हल की तरफ बढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है, ठीक है, दो भुजाओं की लंबाई दी गई है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है, ए बी और बी सी आपको दिया गया है, कोण बी 90 अंश है तो उसके अपोजिट आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, तो दैट उसका कर्ण है, कर्ण ए सी आपको ज्ञात करना है। ए बी का मान दिया है 6, बी सी का मान दिया है 8, 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64, दोनों को ऐड किया 100, 100 का क्या करेंगे, अभी हमें हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, वर्ग जब हटाना रहता है तो क्या करते हैं हम वर्गमूल लेते हैं, तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 10 वर्गमूल लेने पर। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन में 10 या आंसर है क्या, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, वो आपको 10 दिया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वर्ग का विकर्ण 10 करनी में 2 सेमी हो तो उसकी परिमिति डैश होगी, मतलब फिल करना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 10 सेमी, 40 करनी 2 सेमी, 20 सेमी और 40 सेमी। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षा में अपने वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र पढ़ा हुआ है, चाहे तो आप ये सूत्र लगा के करो या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके भी यह सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा करनी में 2, भुजा करनी में 2, तो आपको यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या दी गई है, 10 करनी में 2, 10 करनी में 2 बराबर भुजा करनी में 2, करनी में 2 करनी में 2 दोनों भी साइड में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन ए 10 सेमी। चाहे तो इस सवाल को पाइथागोरस के प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड कोई भी अप्लाई करे आंसर यही आएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, बट यहाँ पे वर्ग की परिमिति ज्ञात करनी है, हमें परिमिति अभी तक ज्ञात नहीं की, हमने सिर्फ भुजा की लंबाई ज्ञात की हुई है। परिमिति का सूत्र कहते हैं कोई भी आकृति अगर उसकी परिमिति पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उस आकृति में उनका क्या करना है, योगफल करना है। अभी वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजा होती है, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं का योगफल करो, और वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाइयां सेम होती हैं, अगर एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो चारों की निकालने के लिए आप गुणा भी कर सकते हो 4 से, या तो चारों को जोड़ के भी निकाला जा सकता है। तो वर्ग की परिमिति हो जाएगी 4 गुणे भुजा, हम लिखेंगे 4 गुणे 10 बराबर 4 दाम में 40, 40 सेमी। तो इसका फाइनल आंसर आपको आ जाएगा डी 40 सेमी। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 24 सेमी तथा 18 सेमी हो तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ऑब्वियस है, आपको फिर से क्या दिया गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया गया,
उसमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई आपको दी गई है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल मतलब 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 576 और 18 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 324। दोनों का वर्ग किया कितना मिला 576 प्लस 324 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 900। तो कर्ण अब क्या करना है, हमें वर्गमूल लेना है। जब वर्गमूल लेते हैं इसका मतलब हम उसे क्या करेंगे कर्णी में डाल देंगे। तो कर्ण बराबर कर्णी में 900। अभी 900 को कर्णी के बाहर निकाल सकते हैं क्या, किसका वर्ग है 900 30 का, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 30 सेमी। आप देखोगे ये आंसर है क्या ऑप्शन में आपके, ऑप्शन बी। तो आप लिखोगे हल ऑप्शन बी 30 सेमी, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सबसे पहले बाह्य स्पर्श करना मतलब बाहरी स्पर्श कर रहे हैं, दूसरे बाहर से टच कर रहे हैं दो वृत्त, तो इसमें अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं दो वृत्तों में खींची जा सकती है। आप जिस तरह से आप आकृति देखोगे, ये दो वृत्त हैं आपस में एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। जो स्पर्श बिंदु होता है, अगर स्पर्श करें तो एक ही स्पर्श बिंदु मिलेगा, तो स्पर्श उस एक स्पर्श बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच पाओगे, यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब देखोगे आकृति के थ्रू आपको आसानी से ये चीज, ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी स्पर्श रेखा मिल रही है, एक स्पर्श रेखा मिल रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एक लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है और एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 5.5 सेमी और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी सेमी होगी। अभी पिछला सवाल हमने पढ़ा तो उसमें देखा आपने कि वो मेंशन किया हुआ था कि वो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। जब दो वृत्त हैं या तो क्या करेंगे वो परस्पर बाह्यस्पर्शी वृत्त रहेंगे या परस्पर अंतःस्पर्शी वृत्त रहेंगे। कुछ कुछ सवालों में आपको एग्जाम में शायद ये मेंशन किया हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस तरह से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं कि सिर्फ लिखा हो दो वृत्त हैं, त्रिज्याएं दी रहेंगी उनकी और लिखा रहेगा वो परस्पर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सवाल ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो आप कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगा तो शायद वो बाहर स्पर्श करने वाले के हिसाब से आंसर लिख देंगे, कुछ बच्चे अंतर स्पर्श करने के हिसाब से आंसर लिख देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको इस सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों भी कंडीशन में क्या आंसर आएगा वो देखना। दोनों भी केस में अगर बाह्यस्पर्शी वृत्त है तो क्या होता है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, और अगर अंतःस्पर्शी वृत्त है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। ये हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर जो वृत्त है आपका उसमें पढ़ा हुआ है। तो बाह्यस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। इसलिए अगर योगफल करोगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 5.5 सेमी प्लस 3.3 सेमी, ऐड किया तो हमें क्या मिला 8.8 सेमी। उसी तरह से अगर दो वृत्त आपस में अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी उनके अंतर के बराबर होती है। तो जो बड़ी त्रिज्या है उसमें से हम छोटी त्रिज्या को घटाएंगे, मतलब R1 माइनस R2 करेंगे, क्या आएगा 5.5 माइनस 3.3 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.2। तो इस तरह से आप देखोगे दो आंसर को मिले 8.2 या तो 2.2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन बी को राइट नहीं कर सकते, ऑप्शन सी को राइट नहीं कर सकते, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी 8.8 आएगा या तो 2.2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर पूछा जाता है। अगर सिर्फ स्पर्श करते ऐसा मेंशन किया है तो आपको बाह्यस्पर्शी के हिसाब से भी निकालना है आंसर और अंतःस्पर्शी के हिसाब से भी आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी आयत की लंबाई 60 सेमी और चौड़ाई 11 सेमी हो तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अभी आप देखो आयत जो होता है उसके चारों कोण जो होते हैं समकोण होते हैं, तो समकोण है, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई 60 दी गई है, चौड़ाई 11 सेमी दी गई। आप देखोगे जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज दिख रहा है आपको, वो किस टाइप का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
अगर समकोण त्रिभुज जैसे यार हमें कुछ उसकी वैल्यू ज्ञात करनी तो हमें झट से क्या करना है, वहां पर पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो इसीलिए बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो आप अच्छी तरह से उसको समझ लीजिए, अच्छे से समझकर देखिए, क्योंकि हर सवाल में कहीं ना कहीं आप देखोगे पाइथागोरस का प्रमेय जो है किसी न किसी स्वरूप में हम लगाते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो पाइथागोरस के प्रमेय का कंसेप्ट है आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय बराबर विकर्ण का वर्ग, यहाँ पर विकर्ण दिया इसलिए हमने विकर्ण का वर्ग लिखा है, आप कर्ण का वर्ग भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग इज इक्वल टू विकर्ण का वर्ग। हमें विकर्ण ज्ञात करना है तो मैंने उसे x माना हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं x, नहीं तो विकर्ण भी लिख सकते हैं। यहाँ 11 का वर्ग करेंगे हम, कितना होगा 121, 60 का वर्ग करेंगे 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3721, 3721। अभी क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, 3721 का वर्गमूल जब करेंगे तो क्या आएगा 61 सेमी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखे होंगे क्या दिया गया है आपको, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या डैश होती है। वृत्त पर कोई एक बिंदु दिया गया है तो बोल रहा है उस वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है, अगर एक स्पर्श बिंदु है, वृत्त के ऊपर एक स्पर्श बिंदु दिखा तो उससे अगर स्पर्श रेखा है तो आप एक ही स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से खींच सकते हो। तो यहाँ पे आप आकृति के थ्रू देखोगे, अगर वृत्त दिया गया है, स्पर्श बिंदु ए दिया गया है, तो अगर उससे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो कितनी स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा दिख रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एक। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आपको सिर्फ आप इतना लिखो, ये आकृति बनाया आपने, सिर्फ आपने लिखा ऑप्शन सी एक, आपके एक, अगर ये राइट है तो आपके 1 मार्क्स कंफर्म आपको मिल गए। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना। अब बस आपने राइट जो विकल्प है, जो सही विकल्प आपने लिख दिया, विकल्प का नंबर भी अगर आपने लिख दिया कि ए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी डी, उसके आगे का नंबर भी नहीं लिखा तो भी अभी ऐसा है, ऐसा हो गया बोर्ड में कि वो ऑप्शन भी राइट लिख दिया ऐसे, भले उसके आगे का जो आंसर है उन्हें लिखा तो भी आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाता है, अगर वो आपने विकल्प राइट लिखा हुआ है तो। आपका काम बहुत कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर अधिक से अधिक डॉट 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 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमने प्रमेय के स्वरूप में भी चैप्टर नंबर 3 वृत्त में पढ़ा हुआ है कि वृत्त के बाहर कोई अगर बिंदु है, ठीक है, तो उससे आप वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। जिस तरह से आकृति का अगर आप निरीक्षण करते हो, जो हमने यहाँ पर दिया है, ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वृत्त के बाहर स्थित अगर बिंदु ए है और मुझे उसके थ्रू स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है, तो अगर कोई वृत्त के बाहर कोई बिंदु है उससे स्पर्श रेखा खींचनी है तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींचे, हम यहाँ पे आकृति का निरीक्षण करोगे तो आपको समझ में आएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 2। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। देखना है क्वेश्चन नंबर 15। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी बटे पी क्यू बराबर 7/5, तो कौन सा त्रिभुज इसमें बड़ा होगा। देखो ऑप्शन दिया, त्रिभुज एबीसी बड़ा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर बड़ा होगा, दोनों त्रिभुज समान होंगे, निश्चित नहीं कहा जा सकता। आप अगर निरीक्षण करोगे अनुपात का, तो ए बी अनुपात पी क्यू जो दिया गया उसमें कौन सा अनुपात बड़ा है, ए बी बड़ा है कि पी क्यू बड़ा है। और से दिख रहा है आपको 7 जो है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन से त्रिभुज का अनुपात बड़ा है, त्रिभुज एबीसी का अनुपात बड़ा है। तो जिस भुजा का अनुपात, जिस त्रिभुज के भुजा का जो वैल्यू है वो बड़ा है 7 है, वो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, त्रिभुज एबीसी बड़ा होगा। तो ये क्लियरली आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 2 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं आपको, बिंदु ए दिया गया है 7,5 और बिंदु बी दिया गया आपको 2,5। बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। हमने आप 5वें चैप्टर जो निर्देशांक भूमिति है उसने हमने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है,
दूरी सूत्र क्या है आपका, सभी को पता है दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र पहले लिखेंगे। दूरी सूत्र के अनुसार आपको क्या डिस्टेंस ए बी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो अभी x1 x2 y2 y1 ये सब क्या चीजें हैं, जैसे अभी a 7,5 है तो इसमें जो x निर्देशांक है उसको x1 ले लो, जो y निर्देशांक है उसको y1 ले लो। इसी प्रकार b बिंदु में जो 2 है वो x निर्देशांक है उसको x2 लिया, और जो y निर्देशांक है उसको y2 लिया। तो इस तरह से x1 y1 x2 y2 इस तरह से आपको मिलेगा, और आपको वो मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे x2 क्या है आपका, जो b है हमने उसको क्या लिया हुआ है x2 y2 लिया, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 2 है, और x1 क्या है जो a है हमने उसको x1 y1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे जगह 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5, तो 5, y1 की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 2 माइनस 7 करेंगे, ऑब्वियस है 2 माइनस 7 करेंगे, बड़ा वाला जो नंबर है उसका चिन्ह माइनस है, तो जो आंसर आएगा वो घटाने पे क्या होगा माइनस में ही आएगा। तो आपने घटाया तो -5 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 करते हैं हम तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर, जब भी कोई नंबर माइनस में उसका स्क्वायर करते हैं उसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर इज 0, तो उसको नहीं लिखने की जरूरत है। अभी करनी में 25 है, उसको हम करनी के बाहर निकाल सकते हैं, उसका करनी के बाहर जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस ए बी कितना आ जाएगा 5। आप देखोगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, फिर ऑप्शन सी, आपको 5 दिया गया है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन सी 5। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, यदि P बिंदु A -4 2 और B 6,2 का मध्य बिंदु हो तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं A -2,1, B 1,2, C -1,2 और D 2,3 इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले आपको मध्य बिंदु अगर दिया गया P मध्य बिंदु है तो हमें मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर लगाना है। हमने ये भी चैप्टर 5 में निर्देशांक भूमिति में मध्य बिंदु सूत्र भी सबने पढ़ा हुआ है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, मध्य बिंदु सूत्र से जब आपको P का जो निर्देशांक है हम उसे क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे। तो जब मुझे अगर x निर्देशांक ज्ञात करना है P का तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। ऑब्वियस है A को हमने x1 y1 माना हुआ है, B को हमने x2 y2 माना हुआ है। तो जब बिंदु P का x निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 करना है। x1 इज -4 और x2 इज 6, तो -4 प्लस 6 बटे 2 तरह से हम लिखेंगे। -4 प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से अभी हम y निर्देशांक भी करें तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, या y1 क्या है आपका यहाँ पे 2 और y2 भी क्या है आपका 2, तो 2 बटे 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4/2, 4/2 इज भाग देंगे क्या आ जाएगा 2। तो आपको आंसर क्या आया, सॉरी एक्स निर्देशांक क्या है 1 और वाई निर्देशांक क्या है 2। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे ऑप्शन बी जो है वो दिया गया है 1 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, सही विकल्प बी 1,2। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो दिया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया है पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1/2 और चौथा ऑप्शन करनी में 2। आगे बढ़ेंगे, हम हल देखेंगे। कौशिक थीटा आपने पढ़ा हुआ है, कौशिक ये हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा, तो हम यहाँ पर कौशिक थीटा न लिख के उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, तो क्या हो sin थीटा इंटू 1/sin थीटा। sin थीटा क्या होगा एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो दिया गया है ऑप्शन ए इज 1, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, सॉरी 19 की ओर।
19 क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कोसेक 45 डिग्री का मान कौन सा होगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कौन सा होगा वो देखने हैं आपको। वैल्यूज दिए गए ऑप्शन में। ए दिया गया है 1/करनी में 2, बी दिया गया है करनी में 2, सी दिया करनी में 3/2 और डी दिया गया है 2/करनी में 3। हमको सबको पता है कि हम साइन का जो टेबल होता है मोस्टली सबके ध्यान में रहता है कि साइन की वैल्यूज क्या होती है। तो अगर आप देखेंगे तो हम जो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको ऑलरेडी दी गई है, तो हम थीटा ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 45 बराबर 1/साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हमें मोस्टली सबको साइन की वैल्यू सबको बाय हार्ट रहती है, ध्यान में रहती है, तो हम ये इजीली इस मेथड से करेंगे तो हमें इजीली ये आ जाएगा। तो 1/साइन 45 की वैल्यू होती है 1/करनी में 2, 1/करनी में 2, बटे के नीचे बट्टे हैं तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा करनी में 2/1, उल्टा हो जाता है ना, क्या हो जाएगा करनी में 2/1, करनी में 2/1 का अर्थ होता है करनी में 2। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या करनी में 2 दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में, तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन जो बी है वो दिया गया आपको करनी में 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी करनी में 2। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपको क्या दिया गया 1+tan² थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ सर्व समीकरण हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो जो 3 सर्व समीकरण हैं जो इस चैप्टर में छठे चैप्टर त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा हुआ है, 3 सर्व समीकरण है। पहला सर्व समीकरण है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, जो कि यहाँ पे जो सर्व समीकरण का आंसर हमें पूछा है। तो इसी तरह से और एक सर्व समीकरण है 1+cosec² थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा। तो कभी कभी सवाल में ये तो मैंने लिया है एग्जाम्पल, और अगर दूसरा पूछा तो उस तरह से आपको सर्व समीकरण तीनों भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 3 सर्व समीकरण इसमें से शायद कोई भी सर्व समीकरण इस तरह के प्रश्न के स्वरूप में पूछा जा सकता है। तो 1+tan² थीटा इज इक्वल टू होगा sec² थीटा। उसी तरह से अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखना रहेगा 1 लिखना रहेगा। इसी तरह से आपको अगर लिखा रहेगा 1+cosec² थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्या लिखना रहेगा cot² थीटा। इस तरह से आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 7.8 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सबसे पहली बात कि जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई अगर आपको दी गई है तो जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है वृत्त के व्यास की लंबाई दी गई है। तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी दी गई है आपको 7.8 सेमी और वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझ लेना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे जीवा की लंबाई दी गई तो हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, और अगर वृत्त का व्यास हमें दिया गया है तो हम त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए 8.7 सेमी, ऑप्शन बी 7.8 सेमी, ऑप्शन सी 3.9 सेमी और ऑप्शन डी 9.3 सेमी। अभी आपको यहाँ पर हल करना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि आपको व्यास की लंबाई कितनी दी गई है 7.8 सेमी दी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर वृत्त का व्यास दिया गया है और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं उसका आधा कर देते हैं। तो वृत्त का व्यास कितना है 7.8, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो त्रिज्या बराबर 7.8/2, 7.8/2 करेंगे तो हमें कितना आएगा, भाग दे दो 2 से 3.9 सेमी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 3.9 सेमी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी या विकल्प सी 3.9 सेमी। इस तरह से हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखनी है आपको बातें। बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2 अंतःस्पर्शी वृत्तों की त्रिज्याएं 4.8 सेमी और 3.5 सेमी है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, निकालनी है आपको।
4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, 1.2 सेमी, 1.3 सेमी, 1.4 सेमी और 2 सेमी। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने जब डिस्कस किए तो मैंने आपको बोला कि जब दो अंतःस्पर्शी वृत्त हैं तो क्या होता है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अंतर के बराबर होती है मतलब आपको क्या करना है, दोनों भी त्रिज्याओं को आपस में घटाना है। तो बड़ी त्रिज्या में से हम क्या करेंगे, छोटी त्रिज्या घटाएंगे। तो बड़ी त्रिज्या आपकी क्या दी गई है यहाँ पे 4.8 सेमी, और छोटी वाली त्रिज्या कौन सी दी गई, उसको छोटी त्रिज्या मानेंगे 3.5 सेमी। हम लिखेंगे यहाँ पर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 4.8 माइनस 3.5। अब यहाँ पे घटाओगे, घटाने पे क्या आएगा आपको 1.3 सेमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी 1.3 सेमी दिया गया है। तो आप इसका विकल्प लिखोगे, विकल्प 1.3 सेमी, विकल्प बी 1.3 सेमी, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बहुपर्याय प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको एक रफ हल तो करके देखना ही पड़ेगा उसको। ये कुछ सवालों में कुछ जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी आंसर दिखा सकते हो, बट कुछ सवाल ऐसे रहेंगे कि उनको सॉल्व किए बिना आपको उसके परफेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर जो उसका राइट विकल्प है वो विकल्प आपको लिखना है। ये जो आपके प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के जितने भी बहुपर्याय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए, हर चैप्टर वाइज दिए गए, एटलीस्ट आप उस सारे प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए उनको अच्छी तरह से रीडिंग करो, अच्छी तरह से समझ के लो, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के जो बहुपर्यायी प्रश्न दिए गए ना हर चैप्टर वाइज, उसमें से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उतने सवालों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली तो एटलीस्ट ये 4 मार्क्स आपकी अपनी मुट्ठी में है, फिर ये मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों से कि प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन दिए गए ऐसे, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, उन्हें अच्छी तरह से समझ ले। कुछ भी डाउट रहता है तो अपने टीचर्स को कंसल्ट करें और उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से करके ले। तो आज का अपना सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ सीमा पूछो। सीमा पूछो। पूछो बेटा सीमा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ गुड मॉर्निंग। मिस 15 का क्वेश्चन दिखाओ। 15 वाला। हाँ। एक सेकेंड ना बच्चा, 1 सेकेंड। हाँ बोलो बोलो बेटा। मिस दिख रहा है आप आपको? बोले कि एबीसी हाँ बड़ा हो। हाँ मिस हाँ ये इधर समझाओ कैसे होगा। ओके ओके ठीक है। देखोगे आप यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर दिया गया है। यहाँ पे आपको अनुपात दिया गया हाँ। है। अनुपात देखोगे AB बटे PQ बराबर कितना दिया गया है 7/5। आप मुझे बोलो कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है कि 5? 7। 7 बड़ा है। 7 किसका मान है, AB का मान है, ठीक है। हाँ। हाँ और AB किसका है, किसकी भुजा है AB, कौन से त्रिभुज की? एबी भुजा कौन से त्रिभुज में आएगी AB भुजा ये? बड़ी मतलब। नहीं बच्चा, मेरा क्वेश्चन मेरा सुन लो, आंसर आपको आंसर खुद ही आ जाएगा। AB जो है किसके अंदर आ रहा है, त्रिभुज ABC में आ रहा है कि PQR में आ रहा है? ओ एबीसी में। वेरी गुड। तो ऑब्वियस आपको पता चल गया कौन सा त्रिभुज बड़ा है, बस। अच्छा थैंक यू मिस। थैंक यू आपको, थैंक यू। हाँ और नेक्स्ट। हाँ टीचर ये पिक्चर भेज देना। हाँ बेटा टेलीग्राम। भेज दूंगी, हाँ भेज दूंगी। ओके थैंक यू टीचर। थैंक यू। और कोई? पूजा, पूजा ने हाथ ऊपर किया हुआ है। पूजा कोई क्वेश्चन है बेटा? प्रियंका, प्रियंका पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। मिस क्वेश्चन नंबर 16 दिखाइए ना। 16 ओके। हाँ ये देखिए। हाँ पूछिए क्या डाउट है इसमें? मिस ये एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा बेटा, आपने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है ना, दूरी सूत्र यस पता है? मिस। हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए गए, बिंदु A और बिंदु B। उसके निर्देशांक दिए गए 7,5
और दूसरा निशान दिया गया 2,5। जो पहला ए है उसको हम क्या मानेंगे x1 y1, और जो बिंदु बी है उसको हम क्या मानेंगे x2 y2। ये इतना आपको कंसिडर करके चलना है। तो अभी हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ए बी। तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हमें x1 y1 x2 y2 जिसको माना हुआ है ना, वो वैल्यू इसमें क्या करनी है, हमें प्रतिस्थापित करनी है। हमें हमारा x2 क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। x1 क्या है 7, 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 5 और y1 हमारा 5, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 7 किया -5, 5 माइनस 5 किया 0, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो करनी में 25 आएगा, उसको जब हम करनी के बाहर निकालेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दूरी सूत्र ध्यान में रखनी है, और जो बिंदु दिए गए ना उसको x1 y1 और x2 y2 मान लेना है बस। तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। और कोई डाउट? मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? प्रिया, प्रियंका मंडल। सिया पूछो। हेलो मिस, हाँ हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस आप 14 वाला एक बार रिपीट बताओ ना। ओके, एक मिनट। ये हाँ 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 ठीक है, पूरा सवाल वापस बताओ। कुछ नहीं है सवाल में एक्चुअली, आपको एक वृत्त दिया गया है, उसके बाहर कोई बिंदु दिया गया है, जैसे दिया गया ना, आकृति दिख रही है आपको, आकृति में देखो बिंदु ए बाहर दिया गया है। अभी उस ए के द्वारा आप उस वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो। सबसे पहले स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है मालूम है बेटा आपको? स्पर्श रेखा इस तरह से खींचने का जो वृत्त को सिर्फ टच करती है, काटेगी नहीं, ठीक है, टच करके जाएगी। तो अगर मैं ए से वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचूंगी, तो अगर एक ऊपर साइड में खींच रही हूँ और एक नीचे साइड में खींच रही हूँ, इसके अलावा कोई आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या, आप बताओ मुझे? नो नो ना। तो कितनी स्पर्श रेखा हमने खींची यहाँ पर? 2। 2, तो आंसर इज 2। बस आपने खुद ही आंसर दे दिया। यस, नहीं मुझे समझ नहीं रहता। ठीक है, नहीं मतलब आपको खुद समझ गया अभी कंसेप्ट, बहुत इजीली आपने बताया मुझे Yes. आंसर। वेरी गुड। थैंक यू मिस। हाँ वेलकम बेटा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। आपके हाथ ऊपर नहीं, इसका मतलब आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ मैडम, शायद किसी बच्चे को डाउट या कुछ पूछना चाहती है। हाँ सिया का हाथ ऊपर दिख रहा है। या यस पूछो मिस। बेटा। हाँ बेटा पूछिए। मिस जो आपने ये बताया मुझे, राउंड है मतलब सर्कल बनाया है, उसके बाजू में डॉट है, उसका नाम, डॉट का नेम ए दिया है, तो वो डॉट कहीं भी हो सकता है क्या? कहीं भी ले सकती हो आप, बाहर लेना है बस वृत्त के, ये चीज ध्यान में रखनी है। हाँ, जरूरी तो नहीं कि उसी जगह पे लेना है, आप किसी भी जगह पे लोगी बट स्पर्श रेखा उतनी ही जाएगी आपकी। ठीक है, आप ट्राई करके देखो खुद से भी। ओके 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 बेटा, ओके। यस। हाँ धन्यवाद मैडम, थैंक यू आपका सर। बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मैं लिफ्ट हो सकती हूँ? पूजा कुछ पूछना चाहती है आपसे। हाँ पूछो पूजा। बेटा। हाँ टीचर, आपने ये वाले वृत्त में एक आंसर बी ऑप्शन बताया था ना? क्या बेटा?
एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे बताया था पहले। बेटा बट वो कहाँ होगा, बिंदु वृत्त के ऊपर होगा। ठीक है, रुको मैं आती हूँ। ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, वृत्त के ऊपर होगा तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर है ना वो क्वेश्चन में। ये तो अंतर आपको समझ के लेना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने लिए। ये वृत्त के ऊपर है, अगर वृत्त हाँ। के ऊपर कोई रहेगा बिंदु तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर रहेगा तो, समझा मतलब पूजा? वृत्त के लाइन के ऊपर नहीं है, परिधि के ऊपर नहीं है। क्या बोल रहे बेटा, क्या बोल रही है? टीचर वो जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के परिधि के ऊपर नहीं है। नहीं, हाँ वो वृत्त के बाहर है, बाह्य भाग में है। तो बाह्य भाग से अगर खींचना है तो दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हो। हाँ, और और ये वृत्त के ऊपर, हाँ ये वृत्त के परिधि के ऊपर है, जैसा कि आप बोल रहे हो, बराबर है आपका। ओके। ओके, क्लियर हो गया ना अभी? हाँ, ओके थैंक यू। बेटा, हाँ वेलकम। हाँ खुशी पूछो। मिस जैसे कि ये ऊपर इसका एरो का निशान है, तो जैसे आंसर इसका कैसे राइट आएगा? बेटा आपने स्पर्श रेखा खींचे होते हैं, कितनी रेखा दिख रही है आपको इस क्वेश्चन में, कितनी खींची है हमने, कितनी लाइन दिख रही है? एक। एक, तो इसमें देखो एक है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन में है ना एक, कौन सा ऑप्शन है? सी। तो बस सी ऑप्शन इज राइट आंसर, खत्म। सी। हाँ सी। मतलब कैसे सी आंसर राइट आया? बेटा आपने एक वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, जैसे कि मैंने वृत्त के ऊपर हाँ। बिंदु ए लिया है। अब उस बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हो, स्पर्श रेखा जो वृत्त को टच करके जाए, बोलो। एक ही स्पर्श बिंदु है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच पाओगी? हाँ। क्लियर? एक। एक, तो एक, इसीलिए एक आंसर आया। क्लियर ना? खुशी, समझ में आया खुशी आपको? ओके बेटा। हाँ। ओके ओके। हम्म। हाँ धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर। सर अब लेफ्ट कर सकती हो कि रुको, अभी भी कुछ है, बच्चों का है कोई डाउट? नहीं बच्चे अभी किसी का हाथ ऊपर नहीं है मैडम, आप ओके सर। ठीक है लेफ्ट कर सकते हैं। ओके धन्यवाद सर। मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच।